अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स मेट्रिक क्लास की जो सिंथ बोर्ड की बुक है हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। उसके कंटेंट्स हैं फिज़िक्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें मुसलमान साइंसदान और पाकिस्तान के साइंसदान ने अपने अपनी तरफ से क्या खिदमत अंजाम दी हैं। What is physics? Physics क्या है? The word physics comes from the Greek word physikos meaning natural। जो फिजिक्स का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फिजिकोस से आता है जिसके मतलब है नेचुरल। नेचुरल मतलब कुदरती। Definition of physics: it is defined as the science that deals with the interaction of matter and energy। यानी कि जो साइंस मादा मैटर और उस ताकत के बीच में जो ताल्लुकात हैं उसको डिस्क्राइब करे, उस साइंस के बारे में, उस साइंस को हम कहते हैं फिजिक्स। द फिजिकोस हैज डिवाइडेड into various branches। The physics had divided physics into various branches। तो साइंसदान है फिजिक्स के, उन्होंने फिजिक्स को कुछ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है जो हमें नेक्स्ट पेज पर मिलेंगी। मैकेनिक्स क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन और विथ और विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो हरकत को स्टडी करती है, ऑब्जेक्ट्स की जो हरकत ताकत के साथ हो या फिर बिना ताकत के हो। इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस कंसर्न विद द इफेक्ट एंड फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है वो चार्जेस के मोशन को डिफाइन करती है और उनके इफ़ेक्ट्स और उनके फिनोमेना यानी उनका रवैया आपस में क्या होता है, उन इलेक्ट्रिकल चार्जेस का रवैया क्या है उसको डिस्क्राइब करती है। Electromagnetism: it deals with the observation, principle, laws and methods that relate electricity and magnetism। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है इन दोनों के आपस में जो ताल्लुकात हैं या इनके जो इंटरेक्शंस हैं या जिन प्रिंसिपल्स पे ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं या जिन लॉज पर ये बेस करते हैं उन सबको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करती है। Solid state physics: it is concerned with the structure and properties of solid material। ये स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पर रिलेट करती है एक सॉलिड मटेरियल के। एटॉमिक फिजिक्स: इट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। जो ब्रांच एटम्स की प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। न्यूक्लियर फिजिक्स: द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर एटम। न्यूक्लियर फिजिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की कि जो न्यूक्लियस ऑफ एटम के रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है। उस ब्रांच को हम न्यूक्लियस फिजिक्स कहते हैं जो न्यूक्लियस ऑफ एटम को डिस्क्राइब करती है। Plasma physics: it is concerned with the study of highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei with or without atom, electron and electrons। ये प्लाज्मा फिजिक्स ऐसी साइंस है कि जो नहायत ही ज़्यादा आयोनाइज्ड एटम्स की स्टडी के बारे में बताती है। हाईली आयोनाइज से मुराद ये होता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो इतने आयोनाइज हो जाते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो इमिट कर देते हैं या उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। बायोफिजिक्स: इट इज़ कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। ये ऐसी ब्रांच है साइंस की कि जो फिजिकल मेथड्स और उनको एक्सप्लेन करती है बायोफिजिकल सिस्टम्स में और उनके स्ट्रक्चर्स को। एस्ट्रोफिजिक्स: इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से मुराद है वो बॉडीज़ जो हमारे खला में हैं, जो हमारे आसमान में, जो स्पेस में है, जो उनका मोशन है, वो उनके स्ट्रक्चर क्या है, ये ब्रांच हमें उसके बारे में बताती है। साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? साइंटिफिक मेथड होते हैं कि जब एक साइंटिस्ट किसी भी ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले वो एक ऑब्जर्वेशन लेता है जो एक सिस्टमेटिकली और केयरफुली वो उसको ऑब्जर्व करता है। उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर वो एक अपनी तरफ से एक आइडिया देता है, उसको कहते हैं हम हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट जब हाइपोथेसिस देता है तो
उस hypothesis को explain करता है कि वो किस बेस पर काम करती हैं, ठीक है। If experimental and theoretical results agree with each other, the theory is regarded as correct, otherwise incorrect. अगर उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो जो उसने जो थ्योरी प्रेजेंट की है, अगर वो कुछ कंडीशंस पर या कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर वाज़े तौर पर एग्री कर जाती है, मतलब उसके रिजल्ट्स आपस में, एक्सपेरिमेंट के और थियोरेटिकल रिजल्ट्स दोनों आपस में मैच कर जाते हैं, तो हम उस जो स्टेटमेंट है, जो हिपोथेसिस है, उसको हम एज अ थ्योरी कहते हैं। कुछ मर्तबा ऐसे भी होता है कि साइंटिस्ट एक थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी कुछ अपनी ही सिस्टम्स होते हैं, उसकी कुछ रैशनल रीजनिंग होते हैं, प्रिडिक्ट्स फिनोमेना टू प्लेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब कुछ ऐसे हालात होंगे जिनकी बेसिस पर उनके लॉ वैलिड होंगे, उनकी हिपोथेसिस वैलिड होगी। अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो उनके हिपोथेसिस वैलिड नहीं होंगे। इस तरह के लॉज को, इस तरह की हिपोथेसिस को हम फिर लॉ कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू टेस्ट द थ्योरी ऑफ प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, देन इट बिकम्स अ लॉ। Law: statement regarding behavior of nature which explains the observation and experiments of the past and can predict about other aspects of nature. Newton made hypothesis about nature of light. According to him, light consists of extremely small particles moving with high velocity named particles corpuscles. जो न्यूटन था उसने सबसे पहले हमें hypothesis दी कि जो लाइट है वो नहायत ही तेज पार्टिकल्स से ट्रैवल करती है, और जो लाइट के पार्टिकल्स वो नहायत ही तेज स्पीड में ट्रैवल करते हैं। उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया कॉर्पसल्स, और उन्हीं की बुनियाद पर उसने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट। The phenomena could explain some experimental facts, reflection, refraction, and formation of shadows. Thus, theory was accepted. According to Corpuscles' theory of light travels faster in denser medium than rarer medium, whereas according to wave theory, light travels faster in rarer medium than in denser medium. जो फिनोमेना, जो थ्योरी न्यूटन ने प्रेजेंट की, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर तो मुबनी साबित हो रही, सही थी, लेकिन दूसरे जब उन लोगों ने इस थ्योरी को ही जब वाटर के अंदर प्रेजेंट किया, जब वाटर में एक्सपेरिमेंट किया, तो वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड थी वो स्लो हो जाती थी बनस्बत एयर से। एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा थी, जो उसकी थ्योरी को रिजेक्ट करती थी। इसी फिनोमेना की बेसिस पर phenomena of interaction, diffraction and polarization could not be explained on the basis of Corpuscles' theory of light. ये जो तीन फिनोमेना अभी मैंने बताए वो थ्योरी ऑफ लाइट की बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं होते थे। तो Foucault determined speed of light to be slower in denser medium than in rarer medium. Corpuscles' theory was rejected. Later, phenomena of Compton and photoelectric effect were observed, which could not explain the help of theory of light. Later, Einstein presented quantum theory of light. According to this theory, light behaves as dual nature, sometimes as a particle and sometimes as wave. तो फिकॉर्ड ने भी ये बात नोटिस की कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है और रेयर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है, जो कि कॉस्पर्सल्स थ्योरी को रिजेक्ट करती है। फिर उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखे गए, वो भी इस थ्योरी पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे, वो वेव थ्योरी पर एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। तो आखिर में आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया, जिसकी बुनियाद में जो लाइट है वो दो नेचर में बिहेव करती है, उसकी ड्यूल नेचर होती है। समटाइम्स वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है और समटाइम्स एज अ वेव। तो अब बात आती है एरर्स और एक्यूरेसी की। Personal error arises due to tendency of a person who take readings in favor of a particular reading. Such procedure produces errors in taking observation. The error can be removed by avoiding such bias. ये पर्सनल एरर एक्चुअली ह्यूमन एरर होता है कि जो इंसान की खुद की नाअहली कही जाए, या अगर वो किसी रीडिंग के बनस्बत एक और रीडिंग ले रहा होता है, अगर वो उसके रेफरेंस पर रीडिंग लेता है, तो उसमें अक्सर औकात कुछ एरर्स आ जाते हैं। इसे इन एरर्स को हम कहते हैं पर्सनल एरर। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक एरर। Arise due to fault in instrument called zero error of instrument can be overcome by adopting relevant zero error correction.
ये एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक की वजह से आता है। कभी कभार हम इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी लूज़ कर जाते हैं, या कभी कभार हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी गलत करते हैं, और इन एरर्स को कहा जाता है ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। Random error. This type of error arises due to external conditions which are at a certain time beyond the control experimenter. Errors can be minimized by taking out experiment in laboratories under a specified condition. Changes in temperature, humidity, voltage, etc. रैंडम एरर बेसिकली होता है जो सराउंडिंग है आपकी, उसकी बनिस्बत उसके मुताबिक कुछ आपके पास एरर्स आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कभी कभार अगर हम एक थर्मोमीटर को एक ठंडी जगह पर लेकर और अपना टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर मेजर करें तो वो एक रीडिंग अलग देगा, और उसी जगह पर अगर हम उसको एक रूम उसी एरिया में अगर किसी रूम के अंदर जाकर रीडिंग्स लेंगे तो वो एक डिफरेंट रीडिंग देगा। इन एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर, जो माहौल की वजह से होते हैं। During measurement, maximum possible error is of half distance between two consecutive points. Basically, इस error का during measurement maximum possible error is of half a distance between two points. Basically, अगर आप किसी भी चीज़ की कोई भी measurement लेते हैं तो उसके अंदर जो maximum possible error है वो होता है आपका उस, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, अ रॉड मेयर टू बी 16.2 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमने एक रॉड मेयर की जिसकी मेयरमेंट है 16.2। अब लेकिन अगर हम उसके एरर की बात करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 का एरर होगा। अगर हम उसके जो मेयरमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा प्लस या माइनस 0.5। अब वो एरर हमारा 0.5 से नहीं यार 0.5 तो कौन देगा। अब हम आते हैं मुस्लिम पीरियड पर। मुस्लिम पीरियड में सबसे पहले जो खिदमत हम बात करते हैं वो करते हैं अबू अली हसन इब्न अल हैथम 965 से लेके 1039। ये उनकी डेथ ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ डेथ है। Born in Basra city of Iraq, great scholar of physics, mathematics and engineering, wrote a book named Kitab al-Manazir about branch opticalism. According to his theory, light enters the eye then emits in the form of rays from the eyes. इब्नुल हैथम की जो तरफ से जो थ्योरी प्रेजेंट की गई थी उसकी बेसिस पर उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पहले जो आंखें हैं वहाँ से लाइट निकलती है और किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आने शुरू हो जाता है। और इब्नुल हैथम ने एक पिन होल भी क्रिएट किया, एक पिन होल भी बनाया, और एक जो सन है जो उसकी इमेज है उसकी तस्वीर भी एक दीवार पर हाजिर की। उन्होंने लॉज भी दिए रिफ्लेक्शन के। कैरिड आउट वर्क ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। उन्होंने स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी काम, उन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू रखा, स्फेरिकल मिरर्स दिए और लॉ ऑफ दिया रिफ्लेक्शन का। याकूब इब्न इश्कल खिंदी 800 से लेके 873 ये बसरा में पैदा हुए। presented several monograph on meteorology, specific gravity and on tides. उन्होंने अपनी जो खिदमत अंजाम दी वो मेट्रोलॉजी पर दी, ग्रेविटी के बारे में बताया, और जो टाइड से मुराद है कि जो आपकी जो समुंदर की हवा, समुंदर की लहरें होती हैं उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी बताया। उन्होंने अपने जो कीमती काम किया वो साउंड्स और ऑप्टिक पर किया। डिस्कस नेचर ऑफ साउंड की तबीयत बताई, उसके बाद नेचर के बारे में हमें बताया। बॉर्न इन टाउन अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बैरूनी साहब, बॉर्न इन टाउन बैरून इन अफगान के टाउन बैरून में पैदा हुए। उन्होंने रिलीजियस किताबें लिखी, जियोलॉजी के बारे में, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, और उसके अलावा भी कुछ और किताबें थीं। इस बुक किताबुल कानून अल मसूदी, ये किताब इंसाइक्लोपीडिया समझी जाती है एस्ट्रोनॉमी की, मतलब एक एस्ट्रोनॉमी के बारे में एक कहा जाए ना एक बीज, ये किताब उस तरह है। रिजेक्टेड notion that earth is flat and proved that earth is round, determined its circumference, determined its longitudinal
and latitudinal motion. Determined densities of different materials, shared his views that Earth floats in space like a grape on water. उन्होंने उनके दौर में ये सोचा जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो एक सीधी फ्लैट सरफेस है। तो अलबेरूनी साहब ने इन ख्यालात को भी रद्द किया और उन्होंने साबित किया कि जो हमारी अर्थ है वो एक राउंड है। उसके सरकमफेरेंस के बारे में भी हमें बताया और वो कैलकुलेट कर भी दिया। उसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल मोशंस के बारे में भी अर्थ के बताया। उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स की डेंसिटीज मतलब उनके गाढ़ापन भी मेजर करके बताया। उन्होंने अर्थ के बारे में, अर्थ के मोशन के बारे में बताया स्पेस के अंदर। उन्होंने कहा कि वो इस तरह है जिस तरह अगर आप एक ग्रेप का दाना अगर आप पानी में छोड़ दें, वो जिस तरह फ्लोट कर रहा होता है और पानी पर, पानी हमारा स्पेस जो है वो एक पानी है और जो अर्थ है उस पूरे पानी में एक छोटा सा ग्रेप का टुकड़ा है। उसके बाद है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम 1926। ये जंग एक छोटी सिटी है पाकिस्तान की, उधर पैदा हुए और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था उनके जो खिदमत अंजाम दी गई ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए। उन्होंने इटली के अंदर एक सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है और उसके बाद साइंटिस्ट वहाँ पर दूसरे ममालिक से साइंटिस्ट को बुलाते हैं और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो ताकि वो अपना रिसर्च वर्क जो उन्होंने किया है वो अपना शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये 1 अप्रैल को 1936 भोपाल शहर इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने अपनी मेटलर्जी की डिग्री MSc हॉलैंड से की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अंदर जब मुल्क की खिदमत अंजाम करने के लिए जज्बा पैदा हुआ तो पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनने में मदद की। मुल्क की तरफ से उन्हें हिलाल इम्तियाज़ भी ऑनर किया गया और उन्होंने उनके नाम पर एक इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, वो भी उनके नाम पर की गई जिसे आजकल कहते हैं अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्रीज, AQ खान लेबॉर्ट्रीज।